गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मंडी उप निरीक्षक भर्ती का भारतीय इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल और इतिहास के स्रोत से संबंधित 30 आईएमपी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें इंडियन जीएस है उसके पार्ट्स में कौन कौन सा जो है पार्ट्स है उसको। तो ये देखिए, ये इसका सिलेबस है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि हम इसका सिलेबस ये सीजी का है, आगे और देखें तो ये जीएस का है, भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास का। तो आपको सिलेबस को लेकर चलना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाएं 10वीं बोर्ड के हिसाब से। तो इसमें ऐसा बिल्कुल डिटेल नहीं दिया है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति मतलब आपको प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास, जैसे स्वतंत्रता संग्राम 57 से 1857 से 47 तक के प्रमुख घटनाओं को आपको पढ़ना ही है। मतलब यहाँ से आपको प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक को पढ़ना है। तो इसी के अंतर्गत हम जो प्रमुख चीज है भारतीय सभ्यता की शुरुआत कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 30 इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल और इतिहास के स्रोत से संबंधित 30 आईएमपी सवाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि भारत का प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एमसीक्यूज की ओर। तो देखिए, जो भारतीय इतिहास है उसको वास्तव में 3 भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 काल बोला जाता है। इसको हम साक्ष्य के आधार पर मानते हैं। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और जिस काल का लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन हम जिसको पढ़ नहीं सकते उसको हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और जिस काल का लिखित साक्ष्य हमको मिलता है और जिसे हम पढ़ भी सकते हैं उसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। 3 काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इतिहास के स्रोत होता है कि जिस चीज से हमको जो हमारे पुराने इतिहास है उसकी जानकारी मिलता है उसको हम लोग इतिहास के स्रोत बोलते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमारा जो है स्रोतों के बारे में देखें तो इसमें हमारा जैसे पुरातात्विक स्रोत होता है, तात्विक स्रोत होता है और एक साहित्यिक स्रोत होता है, मतलब साहित्य से हमको पता चलता है। और थर्ड होता है विदेशी, मतलब विदेशी साहित्य या विदेश से संबंधित जो भी जानकारी मिलता है, जैसे विदेशी यात्रियों का ग्रंथ है या साहित्य है, वे चीजें। तो ये 3 प्रकार से मुख्य रूप से होता है, तो ये चीज जानना है। और प्राग ऐतिहासिक काल के भी 3 काल है, जिसको पहला को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, और इसको मध्य पाषाण काल, और उसके बाद बोलते हैं नव पाषाण काल। इसको और चाहे तो एक बीच में और हम बोल सकते हैं उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से इसका जो है वर्गीकरण है। तो ये चीज जानने के बाद हम लोग आगे इससे संबंधित सवाल देखें तो हमसे ज्यादा बेटर से बन सकता है। तो इसमें यही चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल। फिर उसमें कई बार हम लोग देखे हैं कि सीजीपीएससी वगैरह में भी एग्जाम में पेपर आ गया है कि आपको दे दी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको क्रम से जमाने को भी आ गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहले में क्या आता है, पाषाण काल भी बोले तो पूरा पाषाण काल, फिर क्या आता है मध्य पाषाण काल, फिर यदि बोले तो उत्तर पाषाण काल, और फिर लास्ट में क्या होता है नव पाषाण काल। तो ऐसे करके ये भी आया हुआ है, तो कभी आ गए तो इसका क्रम ध्यान रखना है, नाम ऐसे करके ये होता है।
तो चलिए अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं और जहां पर जरूरत पड़ेगा मैं इसका और डिटेल बताने का प्रयास करूंगा, और ऐसे ही हम आगे के भी और सवाल करते जाएंगे सारे खंडों से, हमारा इंडियन जीएस और सभी जो भाग है उससे संबंधित। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का मुख्य आधार क्या है? लिखित स्रोत, मौखिक परंपरा, पुरातात्विक साक्ष्य या धार्मिक। तो बताया कि आपको कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जैसे हमको कोई पत्थर मिल गया, कोई मंदिर मिल गया, कोई महल मिल गया, तो ये सारे चीज किसमें कहलाते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। तो यही चीज है। अगला है हमारा, भारत में मानव के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस काल से मिला है? मतलब सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? तो इसमें से तो देखिए, नवपाषाण, पूरा पाषाण काल, ताम्र और ये। तो इसका मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि इसको आपको क्रम से भी जमाना दे दे तो सबसे पहले क्या आएगा? पूरा पाषाण काल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या आएगा? इसके बाद दूसरे पर क्या आएगा? नवपाषाण काल। फिर कौन सा आएगा? सी मतलब ये ताम्र पाषाण काल, और लास्ट में कौन सा आया? लौह युग। मतलब लौह युग इनकी शुरुआत सबसे क्या हुआ? लास्ट में हुआ। तो सबसे पहले जो साक्ष्य है वो कब मिला? पूरा पाषाण काल में, जब केवल जो मानव है पाषाण का उपयोग करते थे। पूरा पाषाण काल यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तीनों जो तीन मुख्य रूप से है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनको क्या क्या बोला जाता है ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल ऐसे में हम लोग देखें तो इसको क्या बोला जाता है? तो पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पुराना वाला, इसको क्या बोला जाता है? पेलियोलिथिक। तो पेपर में आता है कई बार कि मतलब क्या है ये, मतलब इसका खोज कब हुआ? तो पेलियोलिथिक, या पाषाण काल नहीं बोल के आपको अंग्रेजी में दे देगा तो पेलियोलिथिक बोला जाता है इसको, ये ध्यान रखना है पूरा पाषाण काल को। और इसी में हम यदि जो मेसोलिथिक है ये वाला लिथिक, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तो ये क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल बोलते हैं नियोलिथिक, तो इसको क्या बोला जाता है? नव पाषाण काल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेसोलिथिक, ये वाला मध्य पाषाण काल, ये नव पाषाण काल, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और ये वाला और उत्तर पाषाण काल चालकोलिथिक, और इसको बोले तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर पाषाण काल चालकोलिथिक। तो ये तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें देखिए तो पेलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल को अंग्रेजी में बोला जाता है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफा हम लोग देखें तो ये किस राज्य में है? यहाँ पर पेज ये हो तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा है, भीमबेटका गुफा किससे संबंधित है? तो ये भीमबेटका की गुफा हम लोग देखें तो ये वास्तव में भीम लेके ये चित्रकारी से संबंधित है। चित्रकारी मतलब वहां पर चित्रकारी है, कोई शिलालेख मतलब लिखा हुआ ना, लिखित साक्ष्य। ये भीमबेटका किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। आपको ध्यान रखना है, पेपर में ये भी आ सकता है कि भीमबेटका किस काल से संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से। वहां चित्रकारी है, कोई लिखा हुआ वहां पर नहीं है। तो ये चीज चित्रकारी और मूर्ति में क्या चीज है कि मूर्ति एक पत्थर को ऐसे तराश के बनाया जाएगा, वो क्या हो गया? मूर्ति। लेकिन एक दीवार है उसमें कुछ अलग से ऐसे बना दिया गया, तो वो क्या है? चित्रकारी। मतलब मूर्ति में क्या है? उसको काट के एक सेपरेट बना दिया जाता है, जबकि चित्रकारी में क्या है? वैसा मतलब उसको चित्र बना दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। तो भीमबेटका का है चित्रकारी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ये वही चीज आ गया। मध्य पाषाण काल को भी क्या बोला जाता है ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैं बताया जैसे क्या बोला जाता है? मेसोलिथिक एज बोला जाता है। मेसोलिथिक ये वाला पूरा पाषाण काल, और ये वाला क्या है? नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल। ये आयरन एज मतलब लौह युग होता है।
आगे हम लोग देखें नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ कि आपको ध्यान रखना है, आग की खोज कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। पत्थर के औजार कब होता था? पुरापाषाण काल में। शिकार कब करना शुरू किए? वो तो शुरू से ही कर रहे थे, है ना। और अगला कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? नवपाषाण काल में। यदि यहीं पर इसके जगह और दूसरा चीज दिया जा सकता है ना, पहिए का आविष्कार, तो ये चीज कृषि या घर बना के रहना, ये सभी चीजें। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो नवपाषाण में कृषि का प्रारंभ हुआ था। ये मुख्य आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? तो आग का उपयोग यदि हम लोग देखें तो आग जलाना तो सीख गए, है ना, लेकिन इसका उपयोग कब हुआ था? ये चीज हम देख सकते हैं कि उपयोग सबसे पहले कब हुआ रहा होगा? तो आग का उपयोग पुरापाषाण काल से ही शुरू माना जाता है। मतलब आग जलाना वो लोग सीख गए थे, उपयोग करना। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें से देखिए, ये जैसे अभी मैं बता रहा था कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार बताया किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये नवपाषाण काल में। यही मुख्य रूप से है, ये हमको याद रखना है। प्रागैतिहासिक काल मानव का मुख्य भोजन क्या था? मतलब क्या करते थे? तो यहाँ पर देखिए, कृषि प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ करता था। शिकार एवं फल व्यापार तो होता ही नहीं था। पशुपालन पालते भी नहीं थे। तो क्या करते थे? शिकार और फल, जो भी कंद मूल मिल गए या जंगल में रहते थे, तो वही उनका मुख्य भोजन हुआ करता था। इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? मैं शुरू में ही बताया आपको, 2, 3, 4 या 5। तो इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं मैं बताया था। यहाँ पर देखिए, पहले पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी। पुरातात्विक मतलब बताया, जो भी मंदिर है, अवशेष है, पत्थर है, या जो भी चीजें हैं वो कहलाते हैं पुरातात्विक। या सिक्के वगैरह मिल गए, लेकिन उस पर क्या लिखा है, कैसे, वो हमको पता नहीं चलता, मुहर रूप में होते हैं, वो भी है। साहित्यिक मतलब जो लिखा हुआ है, और विदेशी मतलब जो विदेश से प्राप्त हुआ है, चाहे लेखक हो, चाहे उनका कोई भी साहित्य हो, तो ये चीजें होता है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं इतिहास के स्रोत। दोस्तों, यदि आपको ये सारे चीज पढ़ लिए हैं, तो आप अपना टेस्ट अभी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं प्रश्न दिखाता हूँ, उसको पढ़ने में मेरे को 5, 10, 20 सेकेंड जो भी लगता है, उतने तक में आप कमेंट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं, या जैसा भी करके आप अपने आप को खुद को चेक कर सकते हैं। तो शिलालेख किस प्रकार के स्रोत है? तो इसमें जो शिलालेख है, साहित्यिक है, पुरातात्विक है, विदेशी है, या मौखिक है। तो मौखिक तो ये नहीं है, विदेशी लोग भी यहाँ आके शिलालेख नहीं गड़ाएंगे, तो ये साहित्यिक, इसको हम लोग नहीं मानते। प्रायः क्या माना जाएगा? इसको पुरातात्विक होना चाहिए, है ना। तो ये पुरातात्विक ही है। जैसे शिलालेख मतलब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि शिलालेख मतलब सील में, मतलब पत्थर में जो लिखे रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं। ये चित्रकारी भी हो सकता है, भावात्मक भी हो सकता है, लिखित हो या न हो, ऐसे करके। तो ये पूरे इतिहास में ये पाया जाता है, लिखित में भी पाया जाता है, चित्रात्मक भी पाया जाता है, ऐसे करके। तो पुरातात्विक स्रोत है शिलालेख। सिक्के किस प्रकार के स्रोत है? तो सिक्कों को बोले तो सिक्का क्या है? साहित्यिक तो नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, मौखिक भी नहीं है, तो ये भी क्या है? पुरातात्विक स्रोत। क्योंकि कई सारे सिक्कों में केवल पहचान बना होता है, कोई चीज उसमें लिखा नहीं गया है। वेद किस प्रकार के स्रोत है? तो वेदों की बात करें हम, विदेशी है, तो ये गलत है। विदेश में नहीं, पुरातात्विक मतलब जिसमें कोई शब्द नहीं लिखा रहता, या पत्थर और चीजों पर मूर्ति, ये चीज पुरातात्विक ये भी नहीं है। शिलालेख भी नहीं है, तो ये क्या है? साहित्यिक स्रोत है। हमारे 4 जो वेद है वो सभी चीजें। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका किसने लिखा? फाहियान ने नहीं लिखा, हेनसांग ने नहीं लिखा, किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला है, विदेशी यात्रियों के विवरण किस स्रोत में आते हैं? तो विदेशी यात्री है, तो स्वाभाविक रूप से इसका नाम से ही पता चल रहा है,
कि विदेशी यात्रियों का विवरण किसमें आएगा, तो ये विदेशी स्रोत में आएगा। हालांकि ये साहित्यिक हो सकते हैं लेकिन विदेशी में ही आएगा। साहित्य मान लो विदेशी नहीं रहेगा तो साहित्यिक। कई बार आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर जैसे हम लोग देखें, मान लो यहाँ पर विदेशी शब्द नहीं लिखा होता, विदेशी नहीं लिखा होता, तो विदेशी यात्रियों का क्या हो सकता था, ये साहित्यिक हो सकता था। क्यों? क्योंकि विदेशी यात्री ऊपर ही हम लोग देखे कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, इंडिका, मतलब वो विदेशी थे लेकिन भारत में आके लिखे, राजपूत कालीन के बारे में जो भी है वो लिखा है, तो वो साहित्यिक रूप में आ जाता है। ताम्रपत्र किस प्रकार के है, तो ताम्रपत्र में जो लिखा गया वो कैसा है, पुरातात्विक है, मतलब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। ताम्रपत्र में लिखा, शिलालेख में लिखा, और जो भी मंदिर अवशेष है वो सारे पुरातात्विक में आएंगे। अगला, पांडुलिपि किस प्रकार के स्रोत है, तो यहाँ पर पांडुलिपि किस प्रकार का स्रोत है, तो पांडुलिपि क्या होना चाहिए, साहित्यिक है ना। पांडुलिपि मतलब जो हम लोग लिपि में लिखते हैं, जैसे हमारा जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। हमारा भाषा क्या है, हिंदी है, लेकिन जो हम लिखते हैं लिपि उसको क्या बोला जाता है, देवनागरी। अभिलेख किससे लिखे जाते थे, अभिलेख किससे लिखे जाते थे, तो पत्थर पर, धातु पर या कागज पर। तो अभिलेख प्रायः किस पर लिखे जाते थे, पत्थर पर और धातु पर। कागज पर कभी भी अभिलेख नहीं लिखा जाता, क्योंकि कागज क्या होता है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, मतलब वो खराब हो जाता है, पत्ता अपने आप सड़ जाता है फिर खराब हो जाता है। जबकि पत्थर और धातु में प्राचीन समय में लिखा जाता था वो हमेशा रहता था। और खासकर लोहे से नहीं लिखा जाता था ना, क्योंकि लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, और जंग लग के वो नष्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा ताम्रपत्र का उपयोग किया गया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, तांबे में लिखा गया चीज हमेशा अमिट रहता है, और पत्थर में लिखा है ना, पत्थर का लिखा भी घिस सकता है, कट सकता है, लेकिन तांबा ज्यादा सुरक्षित रहता था। तो जब से तांबे का आविष्कार हुआ प्राय तांबे में ही लिखा जाता था। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक कौन कहलाता है, हेरोडोटस। अगला है, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ, तो इसमें से देखो कि नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ, तो शिकार तो पूरा पाषाण काल में भी किया जाता था, है ना। तो इसमें से हम लोग यदि देखें तो नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था, कृषि का। मानव ने क्या ये किया, कृषि का। और ये व्यापार और ये युद्ध ये आधुनिक काल का है ना, पाषाण काल का नहीं हुआ था। आपको यदि लगे कि नवपाषाण काल में तो ये व्यापार वगैरह नहीं हुआ था ना, तो युद्ध होता था पहले पाषाण कालों में, लोगों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं रहता था, तो कृषि आएगा इसका। अगला है, मध्य पाषाण काल का पहचान क्या है। मध्य पाषाण काल मतलब बीच का पाषाण काल। पहले जो मान लो पत्थर का उपयोग करते थे ऐसे मोटा रहता था, फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुए, ये थोड़ा सा नुकीले हुए, ऐसे करके उपयोग किया। लेकिन जब नवपाषाण काल में हुए तो और शार्प होने लगे, मतलब ये बिल्कुल धारदार। पहले जो भी ये पूरा पाषाण काल में बनाते थे, जैसा पत्थर है वैसे ही मारते थे, उसमें कोई सुधार नहीं करते थे। अगले में इसमें धार करना सीखिया और औजार, फिर अगले में और फिर, तो ऐसे करके। और पेलियोलिथिक पता है इसको आपको, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ऐसे करके। तो लोहा था ही नहीं, तांबे का विस्तार भी नहीं था, सूक्ष्म औजार नवपाषाण काल में, तो बड़े औजार कहाँ होते थे, मध्य पाषाण काल में। तो ऐसे ऑप्शन भी आपको थोड़ा सा कई बार आप पढ़े रहेंगे, वो जरूरी नहीं होता। कई बार हमको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही उस आंसर को निर्धारित करेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पर भीमवेट का पूरा पाषाण काल से संबंधित है, मध्य प्रदेश में है ये, और इसका खोज किसने किया था, V.S. वाकड़ ने किया था। ये महत्वपूर्ण सवाल है, मध्य प्रदेश में है ये। हिस्ट्री शब्द किस भाषा से आया है, तो देखिए हिस्ट्री भाषा किस भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से आया है हिस्ट्री शब्द। हिस्टोरिया का अर्थ क्या है, तो हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, जांच। कि हम लोग हिस्ट्री में क्या करते हैं, जब पुराने इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं तो जांचते हैं कि वास्तव में क्या क्या चीजें
हुआ था, ये सारी चीजें, और जो भी हमारे साक्ष्य मिलता है चाहे पुरातात्विक साहित्यिक हो, उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि इसका शासन काल ऐसा था, इसके में लोहे का सिक्का, लोहे का उपयोग ऐसे किया गया, कि ये सारी चीज किया गया, कि या पत्थर का या सिंधु घाटी सभ्यता का ये चीज है, जो भी साक्ष्य मिलता है उसी के हिसाब से। सबसे प्राचीन मानव उपकरण किससे बने थे? सबसे प्राचीन मानव उपकरण किस चीज के बने होते थे? तो लोहा तो सबसे बाद में, फिर तांबा उसके पहले, और उसके पहले किसका होता था? पत्थर का। तो पत्थर का पहले उपयोग किए, फिर तांबे का, फिर लोहे का। सबसे पहला धातु कौन था? तांबा, जिसका उपयोग मनुष्य ने या मानव जाति ने किया। तो नवपाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहने लगा? तो कहाँ रहने लगा? स्थायी घरों में रहने लगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन का अभाव था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसमें लेखन का अभाव था, इस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था, इसलिए इसको पूर्व ऐतिहासिक काल बोला जाता है। तो ऐतिहासिक काल, फिर मध्य ऐतिहासिक काल, फिर आधुनिक काल। तो ये इसका क्रम है, ऐतिहासिक काल, मध्य प्राचीन काल बोलते हैं या मध्य काल का इतिहास, और फिर आधुनिक काल, और जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको पूर्व ऐतिहासिक काल, इतिहास काल के पूर्व का समय बोला जाता है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? देखिए ये भी है कि उसका क्रम भी पूछ देता है कि कैसे कैसे कब आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले किसका उपयोग किया? मनुष्य ने तांबे का उपयोग किया था। और आर्कियोलॉजी का अर्थ क्या है? तो आर्कियोलॉजी का अर्थ क्या है? आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? पुरातात्विक अध्ययन। जो पुरातत्ववेत्ता है उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये मुख्य रूप से जो आते रहता है सवाल, ये 30 सवाल है इससे रिलेटेड, और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आपको जरूर मिल जाता है। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे ही और क्लास के साथ। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।